नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 40 VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं और भी इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड करने वाला हूं, जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा VVI है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका छोटे छोटे इकाइयों, जैसे आपका किसी भी एक उत्पादक का अध्ययन हो, या तो किसी भी एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन हो, या तो व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन हो, इन सभी का अध्ययन आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे उपयोगिता कहा जाता है उस वस्तु का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही आपका उपयोगिता का डिफिनेशन होता है। तो सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबर में आपका लिखने को आए तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो जो आपका मांग फलन है बच्चों, उसे dx बराबर फंक्शन ऑफ px के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस समीकरण के द्वारा इसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर पूछे कि पूर्ति फलन को किस समीकरण के द्वारा दिखाया जाता है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डी की जगह एस लिख देना है और उसी प्रकार से फंक्शन ऑफ क्या लिख देंगे 3x। इस प्रकार से आपका पूर्ति के फलन को डिनोट किया जाता है, इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी था। तो औसत लागत वक्र का आकार किस प्रकार से होता है? यू आकार का। इस प्रकार से आपका होता है औसत लागत वक्र का आकार, ठीक है। और इसी प्रकार से यू आकार का ही आपका सीमांत लागत का भी होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समरूप उत्पाद विशेषता है। यहाँ पे आपका 4 बाजार दिया हुआ है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है समरूप उत्पाद की, एकाधिकार बाजार की विशेषता है समरूप उत्पाद। समरूप का मतलब हुआ एक जैसा उत्पादन। तो कौन से बाजार की विशेषता है? तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, ठीक है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका क्या होता है? समरूप उत्पादन होता है, साथ ही साथ वहां पे जो कीमत होती है वस्तुओं का वो एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। ये भी आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ये आपका विशेषता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो आपका जो भूमि है बच्चों, ये भी आपका उत्पत्ति का साधन है, श्रम भी आपका उत्पत्ति का साधन है और पूंजी भी आपका क्या है? उत्पत्ति का साधन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये सभी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, ये सभी शायद मिसप्रिंट है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो इसमें आपको क्या करना है, इनमें से कोई नहीं लगाना है, यानी कि यहाँ पे जो ये डी आंसर होगा यही सही होगा, बाकी बात ये सभी आपका क्या है? उत्पादन का साधन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में आपका इनमें से कोई नहीं रहे तो इनमें से कोई नहीं आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो जो आपका परिवर्तनशील उत्पाद का नियम है बच्चों, ये आपका अल्पकाल से संबंधित है, यानी कि छोटा पीरियड से, शॉर्ट रन से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो आपका पूर्णतः बेरोजगार होता है। पूर्णतः बेरोजगार का मतलब क्या हुआ? ईडी बराबर आपका 0, यानी कि उसका कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसके मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आवश्यक वस्तु का एग्जांपल जैसे दवा हो गया, नमक हो गया, क्या इसके बिना चल सकता है? क्या इसका जितना भी दाम बढ़े लेकिन इसके बिना नहीं चल सकता है, इसको हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो ये पूर्णतः बेरोजगार होती है। मांग पे कीमत में कम बेसी अधिक की कम या अधिक होने से मांग में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो शून्य होता है, पूर्णतः बेरोजगार होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए पूछेगा कि आरामदायक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वो क्या
होता है? तो जो आपका आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच होती है बच्चों, वो आपका होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 को क्या कहेंगे? ईडी बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? सापेक्षिक मतलब समलोचदार। क्या हो जाएगा? समलोचदार। ठीक है, अगर पूछे कि आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है तो याद रखिएगा 1 होता है यानी कि समलोचदार होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि विलासिता वस्तु यानी कि जो महंगी वस्तुएं होती है उसकी मांग की लोच क्या होता है? तो याद रखिएगा उसका जो मांग की लोच होती है वो सापेक्षिक लोचदार होती है। क्या? सापेक्षिक लोचदार। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो ईडी की वैल्यू होगी बच्चों वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? 1 से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स आपका रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा? ये जो परिभाषा दिया है अर्थशास्त्र का, तो ये किसने दिया है? ये दिया है आपका एडम स्मिथ ने दिया है और इसी को आपका इकोनॉमिक्स ऑफ फादर यानी कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में आपका जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है इनमें से कौन सा इक्वेशन आपका पूर्ण प्रतियोगिता के लिए होता है? तो जो आपका ए आर इक्वल टू यानी कि जो आपका एवरेज रिवेन्यू होता है बच्चों, ये आपका मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि औसत आगाम बराबर क्या होता है? सीमांत आगाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अब एकाधिकार बाजार में क्या होता है? तो जो आपका एकाधिकार बाजार है बच्चों उसमें क्या होता है? उसमें ए आर जो आपका है वो एम आर से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, ए आर आपका क्या होता है? एम आर से बड़ा होता है। इसे ध्यान रखिएगा, पूछ देगा यहाँ पे एकाधिकार कर देगा तब क्या कीजिएगा? तब आपका क्या होगा? ए आर बड़ा होगा एम आर से। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? शून्य होता है। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपका था, ध्यान दीजिए, मैंने आपको इस प्रकार से ग्राफ बना करके बताया हुआ था। ठीक है, ये आपका टीयू का ग्राफ हो गया और इस प्रकार से मैंने आपको बनाया हुआ था कि ये आपका क्या हो गया? एमयू का ग्राफ हो गया। जब ये यहाँ पे अधिकतम होता है टीयू तब यहाँ पे एमयू क्या होता है? यहाँ पे एमयू क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है? घटती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तब सीमांत उपयोगिता आपका ऋणात्मक में चला जाता है, याद रखिएगा, माइनस में चला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारा कुछ आपको मैं डिटेल में बताते चल रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के और वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपका 4 इक्वेशन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा इक्वेशन आपका सही है सो आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे तो देखिए सभी में आपका एसी है। एसी का मतलब क्या हुआ आपका? एसी का मतलब हुआ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब औसत लागत। ठीक है, औसत लागत का यहाँ पे फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है और कौन सा फार्मूला औसत लागत का यहाँ पे है सो आप सही है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए शायद मॉडल पेपर में भी मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि जो औसत लागत बराबर होता है, औसत लागत बराबर क्या होता है? तो औसत स्थिर लागत प्लस क्या होता है? औसत परिवर्तनशील लागत होता है, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत लागत का फार्मूला होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, मैं बना देता हूं। तो देखिए इस प्रकार से आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो इसका जो ढाल है देखिए ये ढाल किधर से किधर गिरा है? तो इधर आपका बायां होता है, इधर आपका दायां होता है। तो ये बाएं से दायां, ठीक है, बाएं से दायां गिरा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर ये बायां से दायां। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो आपका उत्पादन संभावना वक्र है ये मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? तो ये मूल बिंदु की ओर आपका अवतल होता है जिसे नतोदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नतोदर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर अतो अवतल होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाएं से दायां। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो जो आपका आर्थिक समस्या है ये आपका चुनाव की समस्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग की लोच है। तो मांग का लोच देखिए हम लोगों ने निकाला था तो गुणात्मक था कि मात्रात्मक था? तो देखिए आपका शायद सब्जेक्टिव में एक मांग के लोच से रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन भी है। तो वहाँ पे मांग की लोच हम लोग निकालते हैं, किस में निकालते हैं? तो वहाँ पे हम लोग संख्या में निकालते हैं, मात्रा में निकालते हैं। मांग की लोच 2.5 निकला, 3.5
1.5 निकला, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका मात्रा है, मात्रा। तो ये क्या हो जाएगी, मात्रात्मक कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर डैश होता है। तो जो आपका उदासीनता वक्र है ये मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है? तो ये आपका उत्तल होता है। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आपका उदासीनता वक्र होता है। ये देखिए आपका ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु की ओर ये उदासीनता वक्र उठा हुआ है, मतलब कि उत्तल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं डैश ढाल वाला होता है। तो ये आपका बढ़ते ढाल वाला होता है कि गिरते ढाल वाला होता है? तो जो आपके स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र है बच्चों, ये बाएं से दाएं आपका बढ़ते ढाल वाला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण लोचदार मांग वक्र डैश अक्ष के समांतर होता है। तो जो भी वस्तु का मांग आपका पूर्ण लोचदार होता है उसका जो मांग वक्र है वो कैसा होता है? तो ये आपका एक्स अक्ष के समांतर होता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो आपका पूर्णतः लोचदार होता है ना, ये आपका एक्स अक्ष के समांतर होता है। ये आपका एक्स अक्ष होता है ना, ये आपका वाई अक्ष, तो इसी के समांतर होता है आपका ये पूर्ण लोचदार वाले मांग वक्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्णतः बेलोचदार वस्तु वाले मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। अगर पूर्णतः बेलोचदार पूछे तब क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के समांतर, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की डैश अवस्था में रखना चाहेगा। तो जो अल्पकाल में एक विवेकशील जो यानी कि होशियार उत्पादक होगा, प्रोडक्शन करने वाला होगा, वे सेकेंड स्टेज में यानी कि जो आपका दूसरा अवस्था है उसमें रखना चाहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फायदा होता है। इसमें कुल उत्पादन, इसी में सेकेंड अवस्था में ही आपका कुल उत्पादन अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसी अवस्था में रखना चाहेगा, रखना चाहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुल लाभ डैश माइनस कुल लागत, यानी कि यहाँ पे कुल लाभ का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। कुल लाभ बराबर क्या होता है? तो कुल लाभ बराबर आपका होता है कुल आगाम माइनस कुल लागत। एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। मान के चलिए कोई भी वस्तु का आप लोगों ने 50 रुपया में खरीदा और इसको कितना में बेचा, 60 रुपया में बेचा। तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे? 60 रुपया जो आया यानी कि आपका कुल आगाम हो गया, कुल आय हो गया आपका। कुल आय में क्या करेंगे आप, ये 50 रुपये जो कुल लागत था आपको उसको घटाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए कुल आगाम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे कुल लागत को, तब क्या निकल जाएगा आपका जो कुल फायदा हुआ वही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कुल आगाम, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है बच्चों, ये उत्पादन विधि से किया जाता है और आय विधि से भी किया जाता है और व्यय विधि से भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन के नंबर पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। जिस प्रकार से आपके मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र से आ रहा है और 20 क्वेश्चन आपका समष्टि अर्थशास्त्र से आ रहा है, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपका समष्टि से और 20 क्वेश्चन व्यष्टि से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो सब आप देखिए, ये नंबर क्या चल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो जो आपका भूमि है ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वन भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और खनन भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए जो आपका जमीन से जुड़ा हुआ कार्य होता है ना, ये जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य जैसे आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, वन हो गया, भूमि हो गया, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ कार्य है यानी कि विनिर्माण से जुड़ा हुआ कार्य किसके अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जो विनिर्माण यानी जो हम लोगों ने उत्पादन किया फैक्ट्री में, ठीक है, उसको अगर हम बाजार में बेच रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका परिवहन भी आता है और आपका बैंकिंग भी आता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो जो आपका देखिए पहला ऑप्शन है कि विनिमय का माध्यम, तो विनिमय का माध्यम तो मुद्रा का कार्य है ही, क्योंकि मनी के माध्यम से ही हम लोग लेन देन करते हैं ना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है आपका कीमत अस्थिरता, तो ये मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक है। कीमत अस्थिरता का मतलब हुआ, देखिए आपका मुद्रा की जो वैल्यू है ना वो फ्लक्चुएट करते रहता है। देखिए एक मतलब जो आपका होता है $1 के मुकाबले आपका मुद्रा क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। कभी 80 रुपया चल जाता है, कभी आपका 85 रुपया चल
जाता है 82 रुपया, कभी कम होकर के 75 रुपया भी आ जाता है, तो कीमत वहाँ पे स्थिर नहीं रहता है, तो ये मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत की स्थिरता। ठीक है, बाकी बात मूल्य संचय, लेखा की इकाई, ये सभी आपका मुद्रा का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनता का बैंक कौन सा है। तो जो आपका जनता का बैंक है बच्चों, ये व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक कहने का मतलब हुआ जो हम लोग जिस बैंक में हम लोग जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, आपका ग्रामीण बैंक, ठीक है, ये सभी क्या है आपका जनता का बैंक है। और जो बैंकों का बैंक होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक आपका बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि बैंकों का बैंक किससे कहा जाता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है और सरकार का बैंक भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर, यानी कि जो आपका फॉर्मूला पूछ रहा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एमपीसी का मतलब क्या हुआ, तो एमपीसी का मतलब हुआ आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और एमपीएस का मतलब क्या हुआ, तो एमपीएस का मतलब हुआ सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, तो 1 आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। देखिए इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे देगा आपको एमपीसी बराबर आपका यहाँ पे दे देगा 0.4। ठीक है, अब बोलेगा कि एमपीएस बराबर क्या होगा, सो आप निकाल करके बताइए। तो क्या करना है, सीधा सीधी 1 में घटा देंगे 0.4, उसके बाद कितना आएगा कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरकार के राजस्व कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो सरकार को जो आपका राजस्व कर प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है, वो इनमें से कौन कौन से टैक्स के माध्यम से प्राप्त होता है, तो आपका आय कर से भी होता है, निगम कर से भी होता है, सीमा शुल्क से भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी से आपका सरकार को टैक्स की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान शेष का घटक है। तो भुगतान शेष का घटक आपका चालू खाता भी है और पूंजी खाता भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन में असमानता, यानी कि जो आपका भुगतान असंतुलन है, इसके क्या कारण है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका प्राकृतिक कारण भी होता है, आर्थिक कारण भी होता है और राजनीतिक कारण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन इनमें से सभी यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कंडीशन में अगर इनमें से सभी नहीं दिया रहे तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। ये सभी कारण है, तो ये सभी होना चाहिए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं है। हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया होगा इस वजह से, लेकिन अगर मिस प्रिंट आपका एग्जाम में भी हो जाता ना तो ये आपको डी ही टिक करना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किस सूत्र के द्वारा, गुणक का मतलब क्या होता है, के होता है। के बराबर क्या होता है, तो के बराबर आपका होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, आपका के बराबर होता है, जिसमें y क्या दिखा रहा है, तो y आपका आय दिखा रहा है, और डेल्टा क्या दिखाता है, तो डेल्टा आपका परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन क्या होता है, गुणक होता है। ठीक है, तो के बराबर यही आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करती है। परिवार का मतलब अपना घर का परिवार नहीं, परिवार का मतलब यहाँ पे आदमी हो गया। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य हो गए, ये फर्म यानी कि कंपनी को कौन सी सेवा प्रदान करती है, तो भूमि भी देता है, श्रम यानी कि लेबर भी देता है, काम करता है, और पूंजी और उद्यम भी देता है कंपनी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। तो जो आपका स्टॉक है बच्चों, यानी कि संपत्ति है, ये आपका स्टॉक है। स्टॉक मतलब स्थिर है, किसी निश्चित समय बिंदु में वो क्या रही, स्थिर रही, उसी को स्टॉक कहा जाता है। और प्रवाह किसे कहते हैं, जो चलती रहे मतलब परिवर्तन होते रहे, उसी को क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका जो बचत है, निर्यात है, लाभ है, ये सब क्या है, ये सब प्रवाह का उदाहरण है। और जो आपका संपत्ति है, ये आपका स्टॉक का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो 3 क्षेत्रीय मॉडल में आपका परिवार आता है,
फर्म में आता है और सरकार, ये तीनों आपका 3 क्षेत्रीय मॉडल में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछे 2 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो परिवार और फर्म, सिर्फ क्या, परिवार और फर्म, यही दोनों आपका 2 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल होता है। अगर पूछे 4 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन शामिल होता है, तो 4 क्षेत्रीय मॉडल में आपका परिवार, फर्म, सरकार और एक और आकर के जुड़ जाता है वो शेष विश्व। ठीक है, शेष विश्व भी इसमें जुड़ जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में आपका परिवार, फर्म, सरकार और शेष विश्व, ये चारों आपका शामिल होता है। 4 क्षेत्र से ज्यादा नहीं होता है बच्चा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष है, तो जो भारत में वित्तीय वर्ष है बच्चों, ये आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यही भारत का वित्तीय वर्ष है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से आपका सेशन चलता है इसी प्रकार से आपका भारत का वित्तीय वर्ष भी है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आय एवं रोजगार डैश अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो आय एवं रोजगार का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय आय है और रोजगार का स्तर है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र, ये समष्टि अर्थशास्त्र का ही एक शाखा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टंकी में रखा पानी डैश एक उदाहरण है। तो ये आपका पूर्ति का उदाहरण है कि स्टॉक का उदाहरण है। तो जो टंकी में रखा हुआ पानी रखा हुआ है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक क्या हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोले कि टंकी से निकलता हुआ पानी किसका उदाहरण है, तो निकलता हुआ पानी आपका प्रवाह का उदाहरण है। प्रवाह मतलब एक धारा का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विनिमय का माध्यम मुद्रा डैश एक कार्य करती है। तो जो आपका विनिमय का माध्यम है मुद्रा कौन सा कार्य है, तो ये आपका प्राथमिक कार्य है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ था कि जो आपका देखिए मुद्रा का 3 कार्य मैंने आपको पढ़ाया था, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। ठीक है, तो जो आपका विनिमय का माध्यम है किसके अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है डैश बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो पहले मैंने आपको व्यापारिक बैंक वाला पढ़ाया, तो वहीं पे बताया था कि जो आपका केंद्रीय बैंक है ना, इसी को बैंकों का बैंक और सरकार का भी बैंक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमपीसी एवं गुणक में डैश संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है, तो इसमें सीधा संबंध होता है। कैसा? सीधा संबंध होता है। एमपीसी देखिए आपका मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि के बराबर गुणक को किसे दर्शाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है ना, तो के बराबर क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। यानी कि ये आपका बढ़ेगा ना, एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, सीधा संबंध होता है। ठीक है, और पूछे कि यहाँ पे एस कर देगा, बोलेगा कि एमपीसी और एमपीएस में कैसा संबंध होता है, तब कैसा संबंध होता है, तब आपका विपरीत संबंध होता है। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। के बराबर क्या होता है, तो 1/MPS होता है। ठीक है, तो एमपीएस में विपरीत संबंध होता है और आपका जो एमपीसी है इसमें आपका सीधा संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का यहाँ पे कमेंट आया, अच्छा आपको वीडियो लगा, कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट आया कि डिमांड आया कि हाँ सर और भी क्वेश्चन करवाइए, तो मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियो आपका आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्जेक्टिव का भी आएगा, ऑब्जेक्टिव का भी आएगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि सर को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके थोड़ा सा सब्सक्राइब वाला बटन दबाने में थोड़ा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और लाइक वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।